नमस्कार। अध्ययन अड्डा यूट्यूब चैनल पर मैं दुष्यंत सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एनसीईआरटी ज्योग्राफी की हम सीरीज कर रहे हैं। क्लास 7th का 5वां पार्ट आज हम करने जा रहे हैं। इसके बाद में इसका एक भाग और आएगा, यानी एक वीडियो इस पर और आएगा और 7th क्लास की जो आपकी एनसीईआरटी है वो कंप्लीट हो जाएगी। क्लास 6 हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो सबसे पहले क्लास 6 वाला वीडियो देखिए, उसके बाद में ही आप 7th पर आएँ। बिल्कुल क्रम से इसको देखना है। एनसीईआरटी की जितनी भी सब्जेक्ट्स हैं, जितनी भी बुक्स हैं, उन सभी को मैं आपको कंप्लीट करा रहा हूं और ये सारी चीज़ें हम यूपीपीसीएस 2023 को ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं और आशा करता हूं ये सारी चीज़ें आपके लिए उस एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। ठीक है, आपके साथ साथ मैं भी जो है 2023 का पीसीएस देने वाला हूं, तो साथ में मिलकर के लगे रहिए, साथ में मिलकर के तैयारी करते हैं और जितनी भी चीज़ें होती रहेंगी, जो जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो मैं आपको समय समय पर यहाँ से उपलब्ध करवाता रहूँगा। तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लगातार मेरे साथ बने रहिए। जितनी भी आवश्यक चीज़ें हैं वो यहाँ से आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रहेंगी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 क्लास 7th की एनसीईआरटी की बुक का, जिसका नाम है मानवीय पर्यावरण, बस्तियां, परिवहन और संचार। इनके बारे में आज हम जानेंगे। तो अकॉर्डिंग टू 7th क्लास की जो एनसीईआरटी है उसके जो सब टॉपिक दे रखे हैं इस टॉपिक के अंदर, इस चैप्टर के अंदर जितने भी सब टॉपिक हैं, बिल्कुल उन्हीं को क्रमबद्ध करते हुए और उन्हीं को क्रम के रूप में पढ़ते हुए सारी चीज़ों को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला हमारा सब टॉपिक है बस्तियां। बस्तियां क्या होती हैं? जनरली आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे कि बस्तियां वे हैं जहां पर हम या जितने भी लोग हैं अपने रहने के लिए क्या बनाते हैं, आवास बनाते हैं, घर बनाते हैं। वे सभी स्थान सामूहिक रूप से क्या कहलाते हैं? बस्तियां कहलाते हैं। अब थोड़ा सा ऐतिहासिक रूप से देखते हैं, पिछले टाइम में जाते हैं, प्राचीन काल में जाते हैं, जब प्रारंभिक मनुष्य जो उद्भव हुआ था प्रारंभिक मनुष्य का, तो वो घरों में निवास नहीं करता था, उसके पास बस्तियां नहीं थी, वो कम्युनिटी बना करके नहीं रहता था, वो वृक्षों और गुफाओं में निवास करता था। प्रारंभिक मनुष्य जो था वो कहाँ पे रहता था? वृक्षों और गुफाओं में उसका निवास था। धीरे धीरे उसने फसल उगाने की जो प्रक्रिया थी उसके बारे में समझा, उसने फसलों के बारे में जानकारी एकत्रित की और उसने फसल उगाना प्रारंभ किया। और जब हम खेती करने लग जाते हैं, जब हम कृषि करने लग जाते हैं या फसल उगाने लग जाते हैं, तो उसके लिए हमको एक ही जगह पर स्टेबल होने की आवश्यकता होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि फसल एक दिन में तो पक करके तैयार होती नहीं है। फसल को पकने में टाइम लगता है। भाई फसल बोई जाएगी, फिर उसके बाद में उसको सींचा जाएगा, सिंचाई के बाद में वो बड़ी होगी, तो फसल को तैयार होने में काफ़ी टाइम लगता है। तो इसलिए मनुष्य जो पहले इस तरह का जीवन बिताता है कि एक स्थान एक जगह पर यहाँ पर रह रहा है, फिर दूसरे दिन दूसरी जगह पर रह रहा है, मतलब अपना स्थान जो था वो पहले कंटिन्यूसली परिवर्तित करता रहता था। तो जैसे जैसे उसने फसल उगाना प्रारंभ किया तो उसको आवश्यकता पड़ी स्थायी निवास की। तो उसने क्या करना शुरू किया? जो मनुष्य था उसने स्थायी घर बनाना जो है प्रारंभ कर दिया, क्योंकि फसल उगाना यहाँ पर प्रारंभ हो चुका था, कृषि करना प्रारंभ हो चुका था और फसल उगाने के लिए और कृषि के कार्यों की देखरेख के लिए मनुष्य को एक ही जगह पर स्टेबल रहना जरूरी होता है। तो मनुष्य ने स्थायी घर बनाना आवश्यक जो है उसके लिए हो गया और उसने स्थायी घर बनाने प्रारंभ कर दिए। जैसे जैसे समय गुजरता जाता है, आगे समय गुजरता गया और जो कृषि की प्रक्रिया थी वो और ज़्यादा डेवलप हुई और बढ़िया तरीके से कृषि की क्रियाएं जो है की जाने लगी। जब कृषि में उत्पादन की वृद्धि हुई, कृषि में बहुत ज़्यादा फसलों की पैदावार होने लगी, तो धीरे धीरे करके जो है व्यापार, वाणिज्य और विनिर्माण क्षेत्र का विकास होता है। व्यापार, वाणिज्य और विनिर्माण क्षेत्र का विकास होता है और जितने भी ये सारे कार्य हुए थे, ठीक है, जितने भी सारे कार्य हुए थे वो नदी घाटियों के आसपास के क्षेत्र में हुए थे, जहाँ से नदियाँ बहती थीं। और क्योंकि वो नदियाँ जहाँ से बहती थीं वो समतल मैदान था, मैदानी क्षेत्र था और कृषि करने के लिए जो सबसे मैंडेटरी चीज़ होती है पानी, और नदियों का पानी वहाँ पर इजीली अवेलेबल हो जाता था। तो ये सारी चीज़ें जो है फैली थी मैदानी क्षेत्रों में, नदी घाटियों के निकट। तो नदी घाटियों के निकट जैसे जैसे कृषि की प्रक्रियाएं होती रहीं, तो जो लोग पहले सिंगल रहते थे उसके बाद में उन्होंने एक कह सकते हैं स्थायी आवास बनाने प्रारंभ किए और स्थायी आवास बनाने के बाद में जो धीरे धीरे उनकी बस्तियां थीं या लोगों का समूह था वो थोड़ा थोड़ा बड़ा होता चला गया। तो नदी घाटियों के निकट क्या हो जाती हैं, फिर बस्तियां बड़ी होती चली जाती हैं और इसका रीजन ये था क्योंकि वहां पर मैदान जो थे वो समतल थे। वो जो भूमि थी, मैदानी क्षेत्रों की जो भूमि होती है, क्योंकि वो निर्माण ही उसका किससे होता है? नदियों के द्वारा जो अवक्षेप बहा कर लाए जाते हैं, जो भी कह सकते हैं उपजाऊ तत्व जो होते हैं मिट्टी के, वो नदियों के द्वारा, नदियों के पानी के द्वारा बहा करके लाए जाते हैं और मैदानी क्षेत्रों में अवक्षेप के रूप में वो जमा कर दिए जाते हैं। तो वो क्षेत्र जो होता है वो कैसा होता है? उपजाऊ क्षेत्र होता है, समतल मैदान होता है, उपजाऊ भूमि होती है। कृषि के लिए अति आवश्यक दशाएं वहां पर जो होती हैं वो मौजूद होती हैं। तो नदी घाटियों के निकट धीरे धीरे जो बस्तियां थी मनुष्यों की वो कैसी होने लगी? बड़ी होने लगी और धीरे धीरे करके इसी तरीके से सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट होना शुरू हुआ, सभ्यता का विकास होना प्रारंभ हुआ। जैसे कि हम इतिहास में जब पढ़ते हैं तो हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं, हम टिग्रिस
सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं। नील और वांगो यानी सिंधु, टिग्रिस नदी और नील नदी के आसपास या वांगो नदियों के किनारे जो सभ्यताएं विकसित हुई थी उनके बारे में हमको ऐतिहासिक रूप से पढ़ने को मिलता है। ठीक है, तो ये पूरा क्रम आपको समझ में आया। मनुष्य शुरुआत में गुफाओं में, कंदराओं में अपना जीवन व्यतीत करता था। फसल उगाने की प्रक्रिया स्टार्ट हुई तो उसको स्थायी घर बनाना आवश्यक हो गया। जब फसल की या कृषि की जो क्रियाएं थीं उनमें बहुत ज़्यादा विकास होने लगा, उत्पादन ज़्यादा होने लगा, तो व्यापार, वाणिज्य, विनिर्माण इन क्षेत्रों में जो है तीव्र गति देखने को मिलती है। जितनी भी सभ्यताएं थीं वो समतल मैदान और जो उपजाऊ भूमि के क्षेत्र थे वहाँ पर विकसित होती हैं और धीरे धीरे नदी घाटियों के आसपास का जो क्षेत्र होता है वहाँ पर बस्तियाँ मनुष्यों की बड़ी होती चली जाती हैं और एक सभ्यता का रूप ले लेती हैं। ठीक है, जो बर्फ़ के घर होते हैं उनको इग्लू कहा जाता है। ये स्पेशल पॉइंट है, इसको भी आप याद रखेंगे। अब बस्तियां किस तरह की हो सकती हैं? बस्तियां स्थायी भी हो सकती हैं, बस्तियां अस्थायी भी हो सकती हैं। ठीक है, अस्थायी बस्तियां जनरली कहाँ पे होती हैं? जहाँ पर घने जंगल होते हैं या गर्म या ठंडे रेगिस्तान होते हैं या पर्वत जो होते हैं, जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, इन स्थानों पर जो बस्तियां होती हैं मनुष्यों की वो अस्थायी होती हैं, क्योंकि ये अपने जलवायु के हिसाब से, मौसम के हिसाब से या फिर जो वातावरण की जो भी परिस्थितियां होती हैं उनके हिसाब से अपने जो निवास स्थान है उनको चेंज करते रहते हैं। स्थायी बस्तियां कहाँ पाई जाती हैं? स्थायी बस्तियों का स्थान होता है जो मैदानी क्षेत्र होते हैं, जहाँ पर समतल भूमि होती है, उपजाऊ भूमि होती है, नदियों के आसपास का क्षेत्र होता है, वहाँ पर जो बस्तियाँ होती हैं वो स्थायी बस्तियाँ होती हैं। ठीक है, और घने जंगलों वाला क्षेत्र है वहाँ पर जो है मौसम की परिस्थितियाँ चेंज होती रहती हैं। गर्म ठंडे रेगिस्तान जो हैं, ठीक है, जैसे गर्म रेगिस्तान आपका सहारा का मरुस्थल हो गया, ठंडा रेगिस्तान आपका लद्दाख का क्षेत्र हो गया, उसको ठंडा रेगिस्तान की संज्ञा दी जाती है। तो यहाँ पर मौसम की जो परिस्थितियाँ हैं वो दिन ब दिन चेंज होती रहती हैं। तो ऐसे स्थानों पर लोग स्थायी घर नहीं बनाते हैं, ठीक है, स्थायी निवास नहीं करते हैं। अस्थायी जो है बस्तियाँ ऐसी जगहों पर ही मिलती हैं। और जो अस्थायी बस्तियाँ बनाने वाले लोग होते हैं वो क्या कार्य करते हैं? वो अपना जीवन यापन के लिए या अपने कह सकते हैं भरण पोषण के लिए वो लोग शिकार करते हैं, आखेट करते हैं। आखेट को ही शिकार कहा जाता है। संग्रहण करते हैं, वस्तुओं का संग्रहण, एक स्थान से कोई वस्तु प्राप्त की, दूसरी स्थान से कोई वस्तु प्राप्त की। इसके अलावा ये लोग कृषि भी करते हैं, लेकिन कृषि का इनका प्रकार थोड़ा सा जो एक कह सकते हैं परंपरागत कृषि है उससे अलग होता है। ये लोग जो अस्थायी निवास बनाते हैं यानी जो घने जंगलों में रहते हैं या गर्म ठंडे रेगिस्तानों में रहते हैं या पर्वतों के निवासी होते हैं, ये आखेट करते हैं, चीज़ों का संग्रहण करते हैं। इसके अलावा कृषि का जो प्रकार है यहाँ पर वो स्थानांतरी कृषि पाया जाता है। स्थानांतरी कृषि मतलब आज कृषि इस स्थान पर हो रही है, कल कृषि दूसरे स्थान पर होगी, फिर तीसरे स्थान पर जहाँ जाएंगे वहाँ कृषि करेंगे। तो यहाँ पर कृषि के लिए जो है उपजाऊ जगह तो नहीं होती हैं, लेकिन उनको कृषि करने के लिए वो चीज़ें हैं वो अपने आप डेवलप करनी पड़ती हैं। जैसे कि मान लो कोई घने जंगलों में रह रहा है तो वहाँ पर वो पेड़ों को काटेगा, पेड़ों को काट करके उस जमीन को, जिस स्थान से पेड़ काटे जाएंगे तो उस जमीन को वो कृषि योग्य बनाने का काम करेगा। तो आज यहाँ पे कृषि की, फिर कुछ दिन बाद क्या होता है वो भूमि जो है वो उस लायक नहीं रहती है कि उस पर बहुत ज़्यादा उत्पादन किया जा सके, तो उसके बाद में फिर दूसरी जगह पर वो कृषि करने लग जाते हैं और सेम प्रक्रिया अपनाते हैं। जैसे पेड़ों को काटेंगे, फिर ज़मीन को समतल बनाने का कार्य करेंगे। ठीक है, पहाड़ी क्षेत्रों में आपने देखा होगा सीढ़ी नुमा खेत वगैरह जो पाए जाते हैं, तो सही सारी चीज़ें जो होती हैं ये स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत आती हैं। इसके अलावा ये लोग जो है ऋतु प्रवास करते हैं। ऋतु प्रवास का मतलब है मौसम के हिसाब से अपने जो निवास को एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तित करते रहना। ठीक है, वो ऋतु प्रवास की श्रेणी में आता है। तो बस्तियां के बारे में आपको पता चला कि बस्तियां स्थायी भी हो सकती हैं, अस्थायी भी हो सकती हैं। स्थायी बस्तियां जनरली मैदानी क्षेत्रों में, नदियों का जो क्षेत्र होता है, समतल मैदान होता है, वहाँ पर पाई जाती हैं। और अस्थायी बस्तियां जो होती हैं वो घने जंगलों में, रेगिस्तानों में और पर्वतों क्षेत्र जो होता है, पर्वतीय क्षेत्र जो होता है, पहाड़ी क्षेत्र जो होता है, वहाँ पर जो है अस्थायी बस्तियां पाई जाती हैं। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि शहरी क्षेत्रों की आबादी में वृद्धि हो रही है। शहरी क्षेत्रों की आबादी में वृद्धि हो रही है और शहरी क्षेत्रों की आबादी से क्या होता है, जब शहरी क्षेत्रों में आबादी की वृद्धि होगी तो वाहनों की संख्या में भी वृद्धि हो रही है। वाहनों की संख्या में वृद्धि हो रही है। अब शहरी क्षेत्रों में आबादी बढ़ने से क्या जो है रिजल्ट निकल के आते हैं, क्या प्रभाव इसके देखने को मिलते हैं कि पॉपुलेशन जब ज़्यादा हो जाती है तो अधिक संख्या में हमको गंदी बस्तियां जो है बहुत सारे शहरों में दिखाई देती हैं। तो वो भी जो है शहरी क्षेत्रों में आबादी की वृद्धि के कारण है। इसके अलावा बहुत सारी अवैध कब्जे वाली बस्तियां भी देखने को मिलती हैं। और जब पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ती है और वाहनों की संख्या में वृद्धि होती है और उनसे बहुत सारा पोल्यूशन होता है, ठीक है, गंदी बस्तियों का फैलाव होता है, अवैध रूप से कब्जे वाली बस्तियों की संख्या बढ़ती है, तो इन क्षेत्रों में क्या होता है, भीड़ भाड़ की कंडीशंस जो है वो पैदा होती हैं और स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद मानने वाली जो परिस्थितियां हैं वो कहीं ना कहीं कम होती चली जाती हैं। तो ऐसे स्थानों पर भीड़ भाड़ रहती है और अस्वास्थ्यकारी परिस्थितियां वहां पर जन्म लेती हैं। अब गांव जो होता है, गांव को हम क्या कह सकते हैं? गांव को हम कह सकते हैं ग्रामीण बस्ती। गांव क्या है? एक तरह से ग्रामीण बस्ती का प्रकार है।
और जो ग्रामीण बस्ती है वो सघन भी हो सकती है और प्रकीर्ण भी हो सकती है। इन दोनों शब्दों को थोड़ा सा समझिएगा। सघन का मतलब होता है जिसका डेंसिटी जो है, घनत्व, जन घनत्व जो है, या घरों का जो घनत्व है, या घरों का जो बसाव है वो क्या है, पास पास है। तो गांव जो मैदानी क्षेत्र में होते हैं उनके घर आपने देखे होंगे, जैसे हम सभी लोग, आप लोग जो रहते हैं वो मैदानी क्षेत्र के निवासी हैं। मैदानी क्षेत्र में हमारे जो गांव देखेंगे तो आप वहाँ पे क्या होता है, बहुत पास पास में सारे घर जो है वो बने हुए होते हैं। तो उन घरों को हम क्या बोलेंगे, सघन घर या सघन ग्रामीण बस्ती, ऐसे करके उनको हम बोलेंगे। लेकिन उसके विपरीत जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, घने जंगलों वाले क्षेत्र होते हैं, या ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर अति विषम जलवायु पाई जाती है, मतलब कह सकते हैं कि रहने के लिए अनुकूल परिस्थितियां नहीं होती हैं, तो ऐसे क्षेत्रों में जो बस्तियां होती हैं, ग्रामीण बस्तियां होती हैं, वो प्रकीर्ण रूप में पाई जाती हैं। प्रकीर्ण रूप का मतलब है घर जो है एक सामूहिक रूप से आपको बने हुए नहीं मिलेंगे, जिस तरीके से हमको मैदानी क्षेत्र के ग्रामों में देखने को मिलते हैं। वहाँ पर एक घर यहाँ पे है तो उसके मान लो 500 मीटर दूर दूसरी जगह पर किसी ने अपने सिचुएशन के हिसाब से घर बना लिया। तो घरों की जो प्रक्रिया होती है, बनने की प्रक्रिया, वो काफ़ी दूर दूर होती है, फैले हुए दिखते हैं आपको। प्रकीर्ण का मतलब ही अपने आप में क्या होता है, फैलना। प्रकीर्ण का मतलब क्या होता है, प्रकीर्ण का अगर शाब्दिक अर्थ निकालें तो प्रकीर्ण का मतलब है फैला हुआ। तो जो पहाड़ी क्षेत्र हैं या घने जंगल हैं, अति विषम परिस्थिति वाले जो क्षेत्र हैं, वहाँ पर जो ग्रामीण बस्तियाँ हैं वो प्रकीर्ण रूप में पाई जाती हैं। जैसे कभी आप पहाड़ी क्षेत्रों की यात्रा करेंगे तो आप देखेंगे वहाँ पर घर जो है काफ़ी दूर दूर हमको दिखाई देते हैं। तो ये सघन और प्रकीर्ण ग्रामीण बस्तियों का प्रकार आपने समझा। इसके बाद में ग्रामीण लोग जो होते हैं वो अपनी जीविका के लिए या अपने जीवन यापन के लिए क्या क्या काम करते हैं, वो सबसे पहले जो उनका प्राइमरी काम है वो है कृषि, एग्रीकल्चर, ठीक है। इसके अलावा मछली पालन भी जो है ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाता है, वानिकी का काम भी किया जाता है, दस्तकारी या पशुपालन जैसे व्यवसायों में या कामों में जो है ग्रामीण लोग लगे रहते हैं। ग्रामीण लोग जो होते हैं वो अपने पर्यावरण के आधार पर या पर्यावरण के अनुकूल परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने घरों का निर्माण करते हैं। जैसे अलग अलग कंडीशंस देखेंगे अलग अलग क्षेत्रों की हम, जिन स्थानों पर अधिक वर्षा होती है या बहुत ज़्यादा वर्षा जहाँ पे होती है, तो वहाँ पर जो ग्रामीण बस्तियाँ पाई जाएंगी आपको, या ग्रामीण घर जो होंगे, उनके छत की ढाल जो होगी वो कैसी होगी, ढलान नुमा छत जो है उनकी देखने को मिलेगी। जैसे आप यहाँ से देख सकते हैं, जैसे मैं एक ऐसे करके बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो छत है ये ढलानी रूप में जो है छत आपको देखने मिलेगी। इसका कारण क्या है कि वर्षा, जैसे कि आपको पता है कि वर्षा ज़्यादा हो रही है, तो वर्षा का पानी जो है वो छत पर ना रुके, जिससे कि घर को नुकसान ना हो। इस वजह से वहाँ की जो छत की बनावट है वो ढलान नुमा बनाई जाती है, ढाल वाली छत बनाई जाती है अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में। जहाँ पर ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं कि जल भरने की आशंका रहती है, मतलब थोड़ी सी भी बारिश हुई और पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है कि ज़मीन पर बहुत सारा पानी होता है, तो जो घर बनाए जाते हैं वो उनको बोलते हैं ऊंचे प्लेटफॉर्म वाले घर, या फिर स्टिल्ट पर जो है घरों का निर्माण किया जाता है। स्टिल्ट पर घर का निर्माण मतलब यानी कोई ऐसी झोंपड़ी नुमा आकृति हो, ठीक है, ऐसी झोंपड़ी नुमा आकृति हो, ऐसी झोंपड़ी नुमा आकृति, और उसको क्या है, 4 पोल्स पर जो है उसको खड़ा किया जा रहा है, ठीक है। 4 पोल्स पर उसको जो है वो खड़ा किया जा रहा है, मतलब ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर उठा के, क्योंकि ये क्षेत्र जो है वो कैसा है, जल भराव क्षेत्र है। यहाँ पर बारिश होने पर जो है पानी बहुत ज़्यादा नीचे धरातल पर फैल जाता है, पानी जो है बहुत ज़्यादा भर जाता है, तो नीचे घर अगर होगा तो घर में भी पानी जा सकता है। तो इस वजह से जहाँ पर जल भराव क्षेत्र होते हैं या ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर बारिश होने के बाद में पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं होती है, ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में जो घर बनाए जाते हैं वो किसी ऊंचे प्लेटफॉर्म पर या फिर स्टिल्ट, जो इसको ये 4 पायदान से आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको हम स्टिल्ट बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम, ये स्टिल्ट पर घर जो है वो बना हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके के घर हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो गर्म जलवायु के क्षेत्र होते हैं जहाँ पर ज़्यादा गर्मी पड़ती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रहता है, तो वहाँ के ग्रामीण क्षेत्र जो हैं वो किस तरीके के घर बनाते हैं, वहाँ के घरों की जो दीवारें सबसे पहले तो मिट्टी की बनाई जाती हैं, ठीक है, और उनकी जो मोटाई होती है वो सामान्य घरों की दीवारों से ज़्यादा होती है। मिट्टी की मोटी दीवार, और जो छतें हैं उनकी वो घास फूस से ढकने का जो है काम करते हैं, मतलब घर को पाटने के लिए, घर को ढकने के लिए घास फूस का जो है कवर अप किया जाता है घास फूस से। और दीवारें जो हैं वो जनरली मिट्टी के बनाई जाती हैं। जैसे आप सुदूर राजस्थान में देखेंगे, अगर आप जैसलमेर, इधर जो बहुत ज़्यादा रेगिस्तान से जुड़ा हुआ जो क्षेत्र है जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है, तो वहाँ पर ज़्यादातर घर आपको कैसे मिलेंगे, मिट्टी के मिलेंगे, जो कि मिट्टी के घरों की एक क्वालिटी होती है कि वो जनरली कैसे रहते हैं, ठंडे रहते हैं, ठीक है। तो गर्म जलवायु के क्षेत्रों में मिट्टी की मोटी दीवारों और छतें जो है घास फूस वाली, इस तरीके के घर जो है गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। आगे देखते हैं नगरीय क्षेत्रों में नगर जो होते हैं, ठीक है,
नगरीय क्षेत्रों में नगर एक छोटी इकाई होती है, शहर जो है वो बड़ी बस्ती होती है, ठीक है। अगर बस्तियों में अगर हम बस्तियों के हिसाब से कंसीडर करें अगर सिटी को हम, तो सिटी क्षेत्रों में या नगरीय क्षेत्रों में जो नगर को हम छोटी बस्ती मान सकते हैं और शहर को एक बड़ी बस्ती मान सकते हैं। नगर का मतलब छोटा जो टाउन होते हैं, कह सकते हैं शहर के अंदर जो छोटे छोटे कस्बे होते हैं, टाउन होते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र से थोड़े से बड़े होते हैं, तो उनको छोटी बस्ती मान सकते हैं, नगरीय छोटी बस्ती, और शहर को एक बड़ी बस्ती के रूप में हम कंसीडर कर सकते हैं। अब इसके बाद में अगला टॉपिक है आपका ट्रांसपोर्ट, परिवहन, ठीक है। परिवहन क्या होता है? ऐसा साधन जो लोगों के आवागमन को सुलभ बनाता है, यानी लोगों एवं सामान के आवागमन को या आवाजाही को सुगम बनाने वाला जो साधन होता है उसको हम परिवहन कहते हैं। पुराने समय में जो माल ढोने का कार्य किया जाता था उसमें पशुओं का प्रयोग किया जाता था, जैसे आपने देखे होंगे रथ वगैरह, बैलगाड़ी वगैरह, इन चीज़ों का यूज होता था पुराने टाइम में माल ढोने के लिए या व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए। लेकिन उस टाइम पे जो है पहिए का आविष्कार नहीं हुआ था, केवल पशुओं की पीठ पर लाद करके जो है सामान ले जाया जाता। फिर धीरे धीरे पहिए का आविष्कार हुआ तो बैलगाड़ी प्रचलन में आई, ठीक है। घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी, ये सारी चीज़ें प्रचलन में आती हैं और धीरे धीरे और भी अत्याधुनिक परिवहन के साधनों का विकास होता है। वर्तमान समय में अगर हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो कई जो है ऑप्शन है हमारे पास। सड़क मार्ग है हमारे पास, रेल मार्ग है हमारे पास, जल मार्ग है, वायु मार्ग है, चारों साधनों की हमारे पास भरमार है और इनसे हम जो है परिवहन और आदमियों के आवाजाही की व्यवस्था कर सकते हैं। अगर बात करें अत्याधुनिक साधनों की, जो परिवहन के अत्याधुनिक साधन हैं उनके द्वारा समय की भी बचत होती है, उसके साथ साथ एनर्जी की भी बचत होती है, पैसे की भी बचत होती है, ठीक है। टाइम भी जो है हमारा बचता है, इतना जो है टेक्नोलॉजी आज के टाइम पर डेवलप हो चुकी है। उदाहरण के लिए जैसे हवाई मार्ग की बात करें तो हवाई मार्ग से अगर भारत से यूरोप तक किसी को जाना हो तो उसमें लगभग 6 से 8 घंटे का समय लगता है। इसके विपरीत जब पुराने समय में परिवहन के साधन इतने डेवलप नहीं थे तो लोगों को पहली बात तो जाने का मौका ही नहीं मिलता था, जा ही नहीं पाते थे। फिर धीरे धीरे जो है जल मार्ग का विकास हुआ, जो जलपोत हैं या जो पानी के जहाज हैं उनका प्रचलन स्टार्ट हुआ, तब भी लोगों को पहुंचने में महीनों लग जाते थे एक स्थान से दूसरे स्थान पर, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या है हवाई मार्ग का जो है विकास हुआ, एरोप्लेन का विकास हुआ, तो उससे आज ये कंडीशन है कि अगर हमको भारत से यूरोप की यात्रा करनी हो तो हमको जनरली जो टाइम लगता है वो 6 से 8 घंटे का समय हमको इसमें लगता है। दक्षिण अफ्रीका के क्षेत्र में जो एंडीज पर्वत है, तो एंडीज पर्वतीय क्षेत्र में क्या होता है कि लामा जो है उसका उपयोग उसी तरीके से होता है जैसे तिब्बत में याक का उपयोग होता है, ठीक है। तिब्बत में जो है आज भी, क्योंकि वो पहाड़ी क्षेत्र है और पहाड़ी क्षेत्र में जो है आज भी क्या करते हैं लोग, याक का यूज़ करते हैं सामान की आवाजाही के लिए, सामान की ढुलाई के लिए। उसी तरीके से दक्षिण अफ्रीका के एंडीज पर्वतीय क्षेत्र में लामा का उपयोग भी इसी काम के लिए किया जाता है। सड़क मार्ग की बात करें तो सड़क मार्ग क्या है, ये कम दूरी यातायात में, मतलब अगर हमको कह सकते हैं कम दूरी की यात्रा करनी हो तो उसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त अगर कोई साधन है या मार्ग है तो वो है हमारा सड़क मार्ग। आजकल यानी वर्तमान समय में देखा जाए तो मैदानी क्षेत्रों में सड़कों का घना जाल बुना हुआ, मतलब बहुत सारी सड़कें बनाई जा चुकी हैं हर जगह पर जनरली, और आज तो इतना मतलब हो चुका है कि गाँवों को भी जो है सड़क से जोड़ दिया गया है। हिमालय पर्वत पर मनाली लेह रेज मार्ग, ठीक है। हिमालय पर्वत पर मनाली लेह राजमार्ग जो है विश्व के सबसे ऊंचे सड़क मार्गों में से एक है। ये एनसीईआरटी जो है क्योंकि पुरानी है और उस टाइम पर ये जो मनाली लेह राजमार्ग था ये हिमालय पर्वत क्षेत्र में है और विश्व का सबसे सड़क मार्ग, जो विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग में से एक था। लेकिन अभी आपको ये याद रखना है कि विश्व की सबसे ऊंची सड़क जो है ये भी आपको याद रखना है कि विश्व की आज की डेट में करंट चीज़ है, ठीक है। ये बिल्कुल करंट है और बिल्कुल ऑथेंटिक डाटा है कि विश्व की सबसे ऊंची सड़क जो है वर्तमान समय में उमलिंगला, ये दर्रा है, एक पास है, ठीक है। तो उमलिंगला दर्रा की जो सड़क है वो विश्व की सबसे ऊंची सड़क है, ये लद्दाख में पड़ती है और सी लेवल से अगर इसकी हाइट देखी जाए तो लगभग 19,300 फीट की ऊंचाई पर ये सड़क है। तो इसका नाम भी आप इसको जो है याद रखना है, ठीक है। भूमिगत सड़कें यानी जमीन के अंदर होके जो सड़कें होती हैं उनको सब वे कहा जाता है, सब वे कहा जाता है भूमिगत सड़कों को, ये भी आपको याद रखना है। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्वर्ण चतुर्भुजीय महामार्ग, ठीक है, स्वर्ण चतुर्भुजीय महामार्ग किन किन महानगरों को जोड़ता है तो वो आप याद रखेंगे, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। और इसको स्वर्ण चतुर्भुज, चतुर्भुज का नाम इसको क्यों दिया है कि जैसे आप अगर इंडिया का मैप देखेंगे और इंडिया के मैप में अगर इन सभी स्थानों को अगर आप पॉइंट आउट करेंगे, जैसे दिल्ली यहाँ पे है, लगभग महाराष्ट्र यहाँ पर है आपके पश्चिमी क्षेत्र में, दिल्ली मुंबई हो गई, चेन्नई आपके साउथ में है, ठीक है, और कोलकाता आपका वेस्ट में है, ईस्ट में है, सॉरी।
तो अगर इनको हम मिलाते हैं तो एक चतुर्भुज के आकार की आकृति हमको अपने मैप में दिखाई देती है, तो इस वजह से इसको चतुर्भुज नाम दिया गया। तो स्वर्ण चतुर्भुजीय महामार्ग ये दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। रेल मार्ग की बात करते हैं। रेल मार्ग जो है आज के समय में तीव्रता और कम खर्चे में लोगों के आवागमन और भारी सामान की ढुलाई का एक सर्वोत्तम साधन माना जा सकता है। मैदानी भागों में, जो मैदानी भाग हैं उनमें रेल मार्गों का व्यापक जाल बिछा हुआ है, बहुत सारी रेलवे लाइंस बिछाई गई हैं। लेकिन आज भी जो बहुत सारे ऐसे उच्च पर्वतीय क्षेत्र हैं जहां पर ये सारी चीज़ें संभव नहीं है, लेकिन मैदानी क्षेत्रों की अगर बात करें स्पेशली, तो मैदानी क्षेत्रों में रेल मार्गों का व्यापक रूप से बहुत बड़ा जाल जो है बिछा हुआ है भारत के अंदर। और भारतीय रेल मार्ग का जो एक कह सकते हैं नेटवर्क है, एरिया है, वो एशिया में सबसे बड़ा है। एशिया में सबसे बड़ा नेटवर्क अगर पूछा जाए आपसे कि भारतीय जो रेल मार्ग है या रेल पथ है, उसका सबसे बड़ा नेटवर्क किस महाद्वीप में है, तो एशिया में है। ठीक है, एशिया के इंडिया में है और एशिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है इंडिया का। अब इसके बाद में जाइनिंग से ल्हासा के बीच में, जाइनिंग से ल्हासा के बीच में चलने वाली ट्रेन जो है समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर चलती है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। और अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग, तो वो है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग ये कहाँ है? रसिया में है, रूस में है। कहाँ से प्रारंभ होता है? ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं कि सबसे लंबा रेल मार्ग है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, और ये स्टार्टिंग पॉइंट है इसका सेंट पीटर्सबर्ग, ठीक है, जो कि वेस्ट रसिया में पड़ता है, पश्चिमी रूस में पड़ता है। और वहां से प्रशांत महासागर के तट पर एक स्थान है व्लादिवोस्टक, ठीक है, व्लादिवोस्टक तक ये जाता है। मतलब इसकी कहाँ से कहाँ तक की जो है कह सकते हैं स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट कहाँ से चलता है, कहाँ समाप्त होता है? सेंट पीटर्सबर्ग पश्चिमी रूस से होकर के ये प्रशांत महासागर के तट पर स्थित व्लादिवोस्टक जो है ये फैला हुआ है, वहाँ तक जाता है। इस मैप से भी आप समझ सकते हैं, ये ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग का जो है एक मैप है। यहाँ पे आप देखेंगे ये जो पूरा हल्का येलो कलर का एरिया आपको दिख रहा है, ये सारा क्या है? ये रसिया है, ठीक है, ये रसिया का हिस्सा है पूरा, ये रसिया का भाग है। और रसिया के भाग में आप देखेंगे यहाँ से ये जो ब्लैक कलर की जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये वाली, ये जो है क्या शो कर रही है? ये ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग को शो कर रही है। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? सेंट पीटर्सबर्ग, लेनिनग्राद, ठीक है, सेंट पीटर्सबर्ग से ये स्टार्ट हो रहा है। अब जैसे दिशा का आप देखेंगे, ये आपका इस साइड में देखेंगे अपने राइट साइड में, तो ये पूर्व हो गया और ये इधर साइड में पश्चिम हो गया, तो पश्चिमी रूस में है बिल्कुल, ये वेस्ट रशिया में है पड़ता है सेंट पीटर्सबर्ग। तो सेंट पीटर्सबर्ग होते हुए ये रूस की राजधानी जो मॉस्को है वहाँ से निकलते हुए कजान, ठीक है, याकेटेरिनबर्ग और ट्यूमिन, ओमस्क, इन सभी क्षेत्रों से होते हुए व्लादिवोस्टक तक जो है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जाता है। तो आपको याद रखना है क्या कि एक तो याद रखना है कि विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, और ये कहाँ से कहाँ तक जाता है, ये दोनों नाम भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब बात करते हैं जलमार्ग की। जलमार्ग जो है अधिक दूरी में भारी और बड़े आकार वाले सामानों को ढोने का सबसे सस्ता साधन है। जलमार्ग 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका अंतर्देशीय और दूसरा होता है समुद्री मार्ग। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, कैसे इसमें हम विभेद करेंगे? तो अंतर्देशीय जलमार्ग जो होते हैं उसका सीधा सा मतलब है, अंतर्देशीय मतलब देश के अंदर ही, किसी भी पार्टिकुलर कंट्री के अंदर जो जलमार्ग होता है, देश की सीमाओं के भीतर जो जलमार्ग होता है वो अंतर्देशीय जलमार्ग होता है। और समुद्री जलमार्ग जो है वो देश से बाहर यानी इंटरनेशनल स्थानों को जोड़ता है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्थानों को जोड़ने वाला मार्ग होता है वो समुद्री मार्ग होता है। तो अंतर्देशीय जलमार्ग में किसका प्रयोग होता है? ज़्यादातर नदियों और झीलों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें जो भी जलमार्ग के जो साधन हैं वो चलते हैं नदियों और झीलों में। उदाहरण के लिए गंगा, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ये भी जो है अंतर्देशीय जलमार्ग का एक उदाहरण है। इसके अलावा उत्तरी अमेरिका का ग्रेट लेक, ठीक है, ग्रेट लेक जो है ये भी अंतर्देशीय जलमार्ग का जो उदाहरण है। और इसके अलावा अफ्रीका की नील नदी, ये भी जो है अंतर्देशीय जलमार्ग के अंतर्गत कंसीडर की जाती है। समुद्री मार्ग की अगर बात करें तो ये व्यापारिक माल या सामान को एक देश से दूसरे देश तक पहुंचाने में यूज किया जाता है। और ये जितने भी मार्ग होते हैं समुद्री मार्ग, ये किससे जुड़े होते हैं? ये पत्तनों से जुड़े होते हैं, जो पोर्ट वगैरह होते हैं, बंदरगाह होते हैं, उनसे जुड़े हुए होते हैं। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण पत्तनों के नाम जो अक्सर करके एग्जाम में डायरेक्टली उठा करके पूछ लिए जाते हैं। जैसे सिंगापुर और मुंबई, ठीक है, सिंगापुर और मुंबई जो पत्तन है ये अपने एशिया में पड़ते हैं।
न्यूयॉर्क और लॉस एंजल्स जो पत्तन है ये नॉर्थ अमेरिका में है। रियो डी जनेरियो ये आपका दक्षिणी अमेरिका में है। डरबन और केप टाउन ये अफ्रीका महाद्वीप में है। सिडनी जो है ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पड़ता है। और लंदन जो पत्तन है आपका, ये आपका यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। वायु मार्ग देखते हैं। वायु मार्ग जो है परिवहन का सबसे तेज साधन है, ये परिवहन का सबसे तीव्र मार्ग होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, ईंधन की लागत ज़्यादा होती है, इसमें फ्यूल ज़्यादा लगता है। और ये अगर देखा जाए तो फाइनेंशियली ये काफ़ी महंगा भी जो है साबित होता है। इसके साथ साथ इसमें एक समस्या और है कि ये खराब मौसम जब हो रहा होता है आकाश में, तो उससे यह को प्रभावित होता है, वायु मार्ग को प्रभावित होता है। लेकिन इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसको कितने भी दुर्गम से दुर्गम स्थान हो, कितने भी पहुंच से बाहर स्थान हो, वहां पर भी इसको जो है इसकी सहायता से चीज़ों को पहुंचाया जा सकता है, लोगों को पहुंचाया जा सकता है। जैसे उदाहरण के लिए जब भी संकटकालीन स्थिति आती है पहाड़ी क्षेत्रों में, जैसे मान लीजिए भूस्खलन हो गया पहाड़ी क्षेत्रों में, या फिर जैसे बादल फटने की जो प्रक्रिया होती है, अत्यधिक बारिश हो गई, ठीक है, तो वहाँ पर जो है लोगों की जो जनजीवन है वो अस्त व्यस्त हो जाता है, जनधन की हानि होती है। और उनको हेल्प करने के लिए आपने देखा होगा समय समय पर उत्तराखंड वाले क्षेत्र में बाढ़ आ जाती है, तो हवाई मार्ग के द्वारा ही हेलीकॉप्टर वगैरह की सहायता से वहाँ के लोगों के लिए जो आवश्यक वस्तुएं होती हैं उनके जीवन यापन के लिए, खाना, कपड़ा, भोजन वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है वायु मार्ग के द्वारा ही पहुँचाई जाती हैं। तो इस हिसाब से वायु मार्ग जो है ये बहुत ही अच्छा साधन है संकटकालीन स्थिति में लोगों को बचाने के लिए, उनको भोजन, जल, कपड़े, दवा बांटने एवं पहुंचाने हेतु सबसे उपयोगी साधन जो है वो वायु मार्ग माना जाता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ देखते हैं कुछ उदाहरण महत्वपूर्ण हवाई पत्तनों के। दिल्ली, मुंबई, ये जो है हमारे इंडिया के, भारत के महत्वपूर्ण हवाई पत्तन हैं। इसके अलावा न्यूयॉर्क अमेरिका में, लंदन जो है यूरोप में का, इसके अलावा पेरिस हो गया, फ्रैंकफर्ट हो गया, ठीक है, मिस्र की राजधानी काहिरा, ये बहुत सारे महत्वपूर्ण हवाई पत्तन हैं जो कि एनसीईआरटी की 7th क्लास की बुक में दिए गए हैं। ठीक है, संचार की बात करें, कम्युनिकेशन की बात करें, तो दूसरों तक जो इन्फॉर्मेशन है, सूचना है, उसको पहुंचाने का जो प्रोसेस होता है उसको हम संचार कहते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जो भी सूचना होती है, जानकारी होती है, उसका आदान प्रदान क्या होता है, संचार होता है, कम्युनिकेशन इसको कहते हैं। तकनीकी विकास के कारण जो संचार के नए नए साधन हैं और तेज साधन हैं जिनके द्वारा इन्फॉर्मेशन को तेजी से या बहुत कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जा सकता है, ऐसे साधनों का विकास हुआ है, जिससे पूरे विश्व में कम्युनिकेशन के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी रिवॉल्यूशन पैदा हुई है, सूचना क्रांति पैदा हुई है। जैसे समाचार पत्र देख लीजिए, इनसे भी जो है इन्फॉर्मेशन हमको मिल रही है, देश विदेश की जानकारी मिलती है, अपने स्थानीय क्षेत्रों की जानकारी मिलती है। रेडियो से भी जो हम समाचार सुनते हैं तो हमें बहुत दूर दूर स्थानों की या देश के बाहर के स्थानों की भी जानकारी प्राप्त होती है। इसी वजह से इसी तरह से जो है टेलीविज़न जो है वो भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन पहुँचाने का एक बहुत ही अच्छा और सुलभ साधन है। तो ये सारे साधन जिनके नाम मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे समाचार पत्र हो, चाहे रेडियो हो, चाहे टेलीविज़न हो, ये सभी जनसंपर्क माध्यम के अंतर्गत आते हैं। यानी लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट करने का एक क्या है, ये साधन है, माध्यम है। ठीक है, अब जो आपका रेडियो हो गया, टेलीविज़न हो गया, इनसे जो सूचनाएं हैं, इन्फॉर्मेशन है, वो हम तक पहुंचती हैं। इसमें सैटेलाइट का बहुत बड़ा योगदान रहता है। और सैटेलाइट से ही, जिसको हम उपग्रह कहते हैं, एक तो कृत्रिम उपग्रह होते हैं, एक प्राकृतिक उपग्रह होते हैं और एक कृत्रिम उपग्रह होते हैं। तो जो समय समय पर विभिन्न देशों के जो भी अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र हैं, उनके द्वारा बहुत सारे सैटेलाइट जो है अंतरिक्ष में स्थापित किए जाते हैं। और उन्हीं की वजह से ये रेडियो वगैरह है या टेलीविज़न वगैरह है या मोबाइल फ़ोन पर हम बात कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें इन्हीं सैटेलाइटों के प्रक्षेपण या उनके पृथ्वी की कक्षा में स्थापित होने के बाद में ये सारी चीज़ें संभव हो पाती हैं। तो सैटेलाइट से ओवरऑल हम कह सकते हैं कि संचार के क्षेत्र में, कम्युनिकेशन के फील्ड में बहुत तेज़ी आई है। ठीक है, इसके अलावा सैटेलाइट के और क्या क्या उपयोग हो सकते हैं, ये तेल की खोज में भी सहायक होते हैं सैटेलाइट। इसके अलावा वनों का सर्वे करना हो, वन में जाएंगे तो एक एक पेड़ को तो गिने लेंगे। ठीक है, वन में कौन कौन सी प्राकृतिक वनस्पतियाँ हैं, किस वनस्पति का ह्रास हुआ, कौन सी वनस्पति जो है वृद्धि हुई। वन सर्वेक्षण में जो बहुत सारे, जैसे मान के चलो बहुत सारे जीव जंतु, उनकी संख्या में वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है, या वनों का जो क्षेत्रफल है वो कम हुआ है या बढ़ा है किसी भी पार्टिकुलर ईयर में। तो इन सारी चीज़ों का सर्वे करने के लिए, इन सारी चीज़ों का सर्वेक्षण करने के लिए सैटेलाइट की ही सहायता ली जाती है। ठीक है, इसके अलावा भूमिगत जल की खोज करना हो या फिर खनिज संपदा के बारे में जानकारी प्राप्त करनी हो, तो उसके लिए भी सैटेलाइट का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जैसे आप देख रहे होंगे
जैसे मान लीजिए 2 दिन बाद वर्षा होने वाली है, इसकी भविष्यवाणी पहले ही कर दी जाती है, इसकी प्रेडिक्शन मौसम विभाग पहले ही कर देता है। तो मौसम विभाग के पास ऐसी क्या चीज़ें हैं जिससे वह मौसम की प्रेडिक्शन पहले ही कर दे रहा है? तो वो सभी सैटेलाइट जैसी चीज़ों की वजह से ही संभव हो पाता है। और कोई भी आपदा आती है, प्राकृतिक आपदा आती है, तो आपदा से पहले एक जो कह सकते हैं चेतावनी जारी की जाती है, वो भी सैटेलाइट की मदद से ही जानकारी जो मिलती है, उसी के आधार पर जानकारी जो है साझा की जाती है लोगों के साथ। इंटरनेट के माध्यम से ईमेल भेज सकते हैं, ईमेल कह सकते हैं अपनी बात को या अपने मैसेज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है पहुंचाने का एक बहुत ही सस्ता और सुलभ और कह सकते हैं तीव्र साधन है। ठीक है, इंटरनेट के माध्यम से हम इलेक्ट्रॉनिक मेल भेज सकते हैं। घर बैठे क्या कर सकते हैं, हम इंटरनेट के माध्यम से रेल की टिकट बुक कर सकते हैं, अपनी हवाई जहाज की यात्रा की जो टिकट होती है वो भी बुक कर सकते हैं, सिनेमा के टिकट जो है बुक किए जा सकते हैं, होटल बुकिंग की जा सकती है। तो ये सारी चीज़ें किससे संभव हो पाई हैं? इंटरनेट से संभव हो पाई हैं। और इंटरनेट किसकी वजह से संभव हो पाया है? सैटेलाइट्स की वजह से। ठीक है, इसके अलावा जो ये सारी चीज़ें हैं या कम्युनिकेशन के जो भी अत्याधुनिक संसाधन हैं या साधन हैं, इनसे विश्व में लोगों के बीच या लोग और सेवाओं के बीच या लोग और संस्थाओं के बीच में जो आपसी संपर्क है वो काफ़ी क्या हुआ है? तेज हुआ है। और इसी तेज आपसी संपर्क के कारण जो हमारा विश्व है या वर्ल्ड है या दुनिया है, ये एक समाज के रूप में, एक सोसाइटी के रूप में जो है वो दिन ब दिन विकसित होता चला जा रहा है। तो ठीक है, ये हो गया आज का सेशन। आशा करता हूँ चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी। जो भी आपको मैं चीज़ें बता रहा हूँ, इनका रिवीजन समय समय पर ज़रूर करते रहिएगा, क्योंकि आप कितनी भी अच्छी चीज़ पढ़ लें या कितनी भी अच्छी बुक से आप पढ़ लें, जब तक आप प्रीवियस चीज़ों को रिवाइज नहीं करेंगे, पुरानी चीज़ों को रिवीजन नहीं करेंगे, तो आपकी जो आउटपुट होगा किसी भी चीज़ में वो उतना ज़्यादा बेटर नहीं हो पाएगा। तो जो भी क्लासेस चल रही हैं, जैसे अब 7th क्लास चल रही है, एक वीडियो और इसके बाद में आएगा, इसके बाद में 7th क्लास समाप्त होने के बाद में हम 8th क्लास की तरफ बढ़ेंगे। तो जो पिछले वाले वीडियोज़ हैं, जैसे 6th क्लास के जो भी 4-5 पार्ट हैं, उनको आप अभी भी क्या करते रहें, रिवाइज़ करते रहें, चाहें तो इसके नोट्स बनाते रहें। ठीक है, नोट्स बनाते रहें, चीज़ों को रिवाइज़ करते रहें, जिससे कि आपको एग्ज़ाम के टाइम पर बिल्कुल भी किसी भी तरह की कोई समस्या पैदा ना हो। ठीक है, तो वीडियोज़ आते रहेंगे, या सपोर्ट बनाए रहिए, फीडबैक और रिस्पॉन्स अपना देते रहिएगा। मिलते हैं आपसे फिर एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।